आइए समझते हैं ना। हमने कल आप लोगों के बारे में पिछली वीडियो में ना पहला इसका चैप्टर शुरू कर दिया था, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। साइंस का बिल्कुल पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का भी पहला ही मानेंगे ना, रसायन विज्ञान का। अब समझिए, हमने कल दो तीन चीजों के बारे में बात कर ली थी। एक तो हमने बात किया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की मैंने एक छोटी सी डिफिनेशन दी थी कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ को बनाते हैं ना, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आई? दाल और पानी मिला के तवे पे बदेली में चढ़ा दीजिए, बनेगी। वो एक्चुअल में दाल होगी किसी ग्रेवी वाली, है ना। वैसे तो दाल सूखी रहती है तो उसको सॉलिड बोलेंगे, और पानी मिला दिया उसको लिक्विड बोलेंगे। और जब दाल बनेगी तो उसको एक्वस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वस, मतलब जल में घुलनशील जब बन जाएगी तब। बात समझ में आई क्या? अगर नमक और जल को मिलाएंगे ना बाबू, तो नमक एक्चुअल में हमें सॉलिड मिलेगा और जल लिक्विड मिलेगा। दोनों को मिलाएंगे तो जो बनेगा हमारे पास उपकरण, उसे एक्वस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या चीज? जल में घुलनशील। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि एक या एक से अधिक पदार्थों को जब आपस में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो एक नए पदार्थ का भी क्या होता है? निर्माण। जैसे हमने कल और सारी चीजें बात की थी। जैसे मैंने मेरे बच्चों एक चूना चूना ले ले, हम लोग क्या ले ले? चूना। चूना ले ले। चूना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के? दो ही तरह के होते हैं कि तीन तरह के? बता दीजिए जल्दी से। दो तरह के। ले लेते हैं CaO। CaO, ठीक ना। CaO को क्या कहते हैं बता दीजिए। यह हमारे पास चूना कैसे रूप में होगा? सॉलिड रूप में। किस रूप में होगा? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। इसमें मिला देते हैं पानी के एक मॉलिक्यूल H2, और यह हमारे पास एक्चुअल में लिक्विड है। हमने एक पदार्थ इधर लिया और एक पदार्थ, और जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? CaOH का, OH का, और ये हमारे पास क्या बना? एक्वस। हमने लिया क्या चीज बाबू? चूना। सूखा चूना। कैसा चूना? सूखा चूना। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया भी जो कल बताए थे उसको भी रिवाइज करा देंगे, और जो हम कल रासायनिक समीकरण बताए थे उसको भी क्या कर देंगे? रिवाइज। यह है हमारे पास सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्जिलेट। बात समझ में आई क्या? Ca से क्या बन गया, और O से क्या बन गया? ऑक्जिलेट। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे ऑक्जिलेट क्यों बना? यहाँ पे इसकी चर्चा मत करिएगा, बस समझिएगा नाम क्या है इसका। और ये हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है, तो ये सूखा चूना, और ये हमारे पास क्या है भाऊ? जल। यह दोनों मिलकर क्या बनाए भाऊ? बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे बता दीजिए बुझा हुआ चूना को? नहीं समझ में आ रहा है ना? अभी बता रहे हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्या हुआ? हाँ, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में नाम है मेरा वो कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब इसका सूखा चूना का जो अभी आप इंग्लिश की मीनिंग होगी आप उसको समझ लीजिएगा ना। सूखा चूना की जो भी इंग्लिश में मीनिंग होगी उसको आप समझ लीजिएगा ना। लेकिन एक्चुअल में हम रासायनिक नाम के आधार पर चलेंगे। अब शाब्दिक नाम में आप इंग्लिश में जो अभी बताएं आप उसको ले लेंगे। जैसे हमने सूखा चूना लिया तो अब इसकी इंग्लिश मीनिंग ले लेंगे। बात समझ में आई क्या? लेकिन रासायनिक नाम को दो तरह से लिखा जाता है। हम यहाँ पे कभी भी रासायनिक नाम में सूखा चूना नहीं लिखेंगे ना। रासायनिक नाम में कभी भी सूखा चूना नहीं लिखेंगे। बात समझ में? हम एक्चुअल में ये जो तत्व है ना इनके नाम लिखते हैं समीकरण के आधार पर। जब सिर्फ तत्वों के पूरा नाम लिख देंगे ना तो उस तत्व को हम क्या बोलेंगे बाबू? शाब्दिक। क्या बोलेंगे? कल हमने दो तरह से रासायनिक समीकरण लिखने की बात की थी, एक तो शाब्दिक और एक तो संकेतिक। संकेतिक में हमारे पास मेरे बच्चों अगर इस CaO को कैल्शियम ऑक्जिलेट लिख दूंगा तो शाब्दिक हो जाएगा, और इस तरह से लिख दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास? संकेतिक। बात समझ में आई क्या? यह हाइड्रोक्साइड को मैंने लिख दिया, जल को हाइड्रा ऑक्साइड। बात समझ में आई? इसको लिख दिया हमने मेरे बच्चों जल को। एक्चुअल में जल तो यह जल नहीं बल्कि हमको इसको लिखना चाहिए हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई क्या? अब इसको मैं हाइड्रोक्साइड लेता तो बन जाता शाब्दिक, लेकिन मैं सिंबॉलिक रूप से सांकेतिक रूप से लिख दिया तो ये मेरे बच्चों एक सिंबॉलिक बन गया। अब इनसे बना हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस। अब हमने इसको दो तरह से लिख दिया बाबू। कितने तरह से लिख दिया? दो तरह से। हमने कहा कि रासायनिक समीकरण क्या कहता है? रासायनिक समीकरण कहता है मेरे बच्चों, दो एक या एक से अधिक तत्व मिलकर जब एक नए तत्व का निर्माण कराते हैं। यहाँ पे चूना में पानी नहीं था,
और जब चूना में हमने पानी मिलाया तो एक्चुअल में वो चूना बुझ गया, और बुझ गया तो मेरे बच्चों चिपचिपा बन गया, जो पान में लोग खाते हैं। देखे है ना, पान में लोग खाते हैं। पत्थर जैसा होता है क्या? नहीं, पत्थर जैसा नहीं होता है, पानी जैसा होता है। बात समझ में आई क्या? पानी का मतलब लिक्विड जैसा होता है, एक्चुअल में पानी का घुलनशील। अब हमारे पास अगर रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो तत्व मिले हैं बाबू ना, जब उसको हम लिखेंगे ना तो वही कहलाएगा रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। जब उस अभिक्रिया को क्या कर देंगे, लिख देंगे कि हम क्या क्या हमने मिलाया, और मिलाने के लिए हम दो तरह से लिखेंगे, केमिकल नाम यूज करेंगे, तत्वों के नाम यूज करेंगे, न कि हमने मेरे बच्चों चूना मिलाया तो चूना का नाम यूज किया, जल मिलाया तो जल का, नहीं, तत्वों के नाम और तत्वों के संकेतिक नाम। दो तरह से, तत्वों के नाम तो शाब्दिक हो गया, और संकेतिक नाम हो गया, तो संकेतिक के आधार पर दो तरह से लिखे जाते हैं। बात समझ में आई क्या? अब दो तरह से हो गए तो यह बन गया रासायनिक समीकरण। क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। अब आप लोगों को कल रिकैप में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों समझा दिया था। बात समझ में आई? आज आज हमको देखना है रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके भी हमने कल पढ़ लिए थे। एक तो शाब्दिक था, दूसरा क्या था? संकेतिक। अब हमने संकेतिक लिख लिया, तो अब हमारे पास आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू बता दीजिए तो? रासायनिक समीकरण को क्या करना? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना। अब संतुलित करने से पहले हमें एक चीज देखना होगा, तत्व संरक्षण का नियम। आज के लिए हमारा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, तत्व संरक्षण का, तत्व संरक्षण का नियम। किसका नियम बाबू? तत्वों के संरक्षण का नियम। बात समझ में आई क्या? जब हमने तत्वों का संरक्षण का नियम पढ़ेंगे ना, तो हम क्या सीख लेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। बात समझ में आई क्या? तो आज आप के लिए वाला हमारे पास, हमने बस ऐसे ही बता दिया आपको, इसके पीछे वाले जो हमने रिकैप किया था हम आज ये पढ़ेंगे, और आप लोग इसका टॉपिक का नाम लिख लेंगे आज के लिए। टॉपिक का नाम आपको क्या दिखा है हमने? तत्वों को संतुलित करना या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और हमारे पास उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्या था? तत्व संरक्षण का नियम। ठीक ना? नोट करेंगे और चले हम लोग आगे। सरसों रोपला, हाँ, जैसन उधव वैसन हम माधव। सरसों रोप क्या रहा है बच्चा? ये नया नया तकनीकी से सरसों मतलब उत्पाद कर रहा है ना बाबू, बरसाती सरसों। तो दूसरा वाला प्लास्टिक सरसों उगाएगा। आइए समझते हैं ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। बात समझिए, अभी तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो उसके लिए क्या क्या विधियां हैं हमारे पास, पहले ये चीज, फिर जरूरी क्यों है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में पूछता है ना कि रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करना क्यों जरूरी है, आपको 2 नंबर में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? 2 नंबर में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण जरूरी क्यों है। तो पहले रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होता है तो उसके बारे में समझते हैं। कह रहा है ना कि रासायनिक समीकरण जब भी लिखते हैं बाबू ना, तो उसके अभिकारक, अभिकारक का मतलब हम एक रासायनिक समीकरण आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, हम बार बार लिखते हुए आ रहे हैं कि हम हाइड्रोजन लिया मेरे बच्चों H2, और इसके साथ एक और ले लिया ऑक्सीजन O2, लिया ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिया मैंने, हाइड्रोजन क्या लिया H2, और एक और चीज लिया हमने मेरे बच्चों O2। यह दोनों मेरे बच्चों अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। रिएक्टेंट जैक्स बेटा, बात समझ में आई क्या? ना समझ में आई, देख ही नहीं रहा गधा, समझ में कहां से आएगी? हाँ, क्या बोला है जी अब? और क्या उसके बाद होता है? बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर हिट, जबरदस्त, पगलेट। आई बात समझ में? तो इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, आप लोग समझिएगा इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। अब इन दोनों से मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले ना, तो हमारे पास बनाया H2O। क्या बनाया? H2 हमारे पास क्या है बाबू? उत्पाद। यह हमारे किस तरफ है बाबू? बाई ओर की दाई ओर? अब इस तरह से कहेंगे तो दाई ओर, और इस तरह से कहेंगे तो बाई ओर। तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया ना, यहां पे हमें लिखना था दाई ओर, लेफ्ट राइट लिखे हैं।
बहुत बढ़िया। और यहाँ पे लिख देते हैं बाईं ओर। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या? हमने इधर अभिकारक लिखा और इधर क्या लिखा बाबू? इधर देखिए, बात ध्यान सुनिए। इसमें कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक मतलब बाईं ओर लिखे जाने वाला शब्द, तथा उत्पाद मतलब जो इन दोनों को बनने के बाद जो प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों, उसे कहेंगे उत्पाद। और ये कहां लिखा है? दाईं ओर। प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणु मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के भी दो, हाइड्रोजन के भी, परमाणु की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है? अगर इधर जितने परमाणु हैं उतने ही इधर भी होने, जितने इधर परमाणु है मेरे बच्चों उधर इतने ही होने चाहिए। इधर जितने एटम उतने ही इधर। अब समझिएगा बात को। अगर सही में बात करें ध्यान से, तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और यहां पे कितने दिख रहे हैं बाबू? अब आप समझिए। नमस्ते, बोलिए आंटी। आइए बच्चों ना, है शांत रहे, सुनिए। हमने कहा कि दो बातें ध्यान रखना, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? अब हमने इस तरह को लिख लिया और हमने कहा ना कि प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या सेम सेम होनी चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन को इधर उठाएं तो दो मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं, इधर कितने हैं खाली? दो। तो दो दो तो बराबर हो गए, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत। लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने, इधर ऑक्सीजन के कितने? नहीं लिखा हो तो एक, और जो लिखा उसको तो काउंट कर ही लेंगे आप लोग। बात समझ में आई क्या? तो अब इधर मेरे बच्चों ऑक्सीजन में कितने की कमी? एक की कमी। तो आप जोड़ नहीं सकते, वर्ब मल्टीपल के रूप में हमेशा लिखा जाता है। एक बात याद रखिएगा, किसके रूप में लिखा जाता है? गुणज के रूप में, ऐड के रूप में नहीं। कि एगो है और एगो और ऑक्सीजन कैसे दे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो उसके लिए हमें मल्टीपल के रूप में लिखना है। मतलब अगर एक को दो करना है तो उसमें दो, एक में दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? दूसरी बात, दूसरी बात, पहली बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्सीजन है ना बाबू, इसको O2 करना है तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? तो अब हम यहां पे 2 नहीं लिख सकते, इसके समानवा 2 का गुणा करके लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, अगर हमारे पास H2O है और हमें O को दो करना है तो हम यहां पे 2 नहीं लगा सकते। कहां लगाएंगे? यहां पे। पूरा अभिकारक के उत्पाद के आगे। पूरा उत्पाद का मतलब जो उत्पाद हमारे पास बचा है सिंगल वाला, उसके आगे। और जब हमने इस ऑक्सीजन को दो करने के लिए अगवा दो का गुणा किया तो इसका मतलब अब इसका भी तो इसमें दो का गुणा होगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना बन गया? दो दुना के। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन कितना है? एक बात हमको बताइए, अगर मैं इस ऑक्सीजन को दो करने के लिए क्या करूं बाबू? अगवा लगा दूं दो, तो ऑक्सीजन के दो करने के चक्कर में हाइड्रोजन की संख्या कितनी बन गई? तो अब तो गड़बड़ा गया। तो इधर ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि आप बताइए ना, तरजोई उठा के जोखते हैं तो जब ज्यादा डाल देते हैं तो भार बढ़ जाता है, तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं ना कि छोड़ देते हैं? निकालते हैं। बराबर करने के लिए तराजू के पलड़े को बराबर करने के लिए आप उसमें से क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा निकाल के कहते हैं बराबर हो जाए। तो जब हमने इधर ज्यादा डाल दिया तो निकाल नहीं सकते, आप डाल दिया तो निकाल, इसका मतलब दूसरी ओर डाल के बराबर करिए। इधर ऑक्सीजन दो था, दो ऑक्सीजन दो के क्या हो गया? लेकिन हाइड्रोजन बन गया चार। तो इस हाइड्रोजन को चार बनाने के लिए यहां चार नहीं लिखेंगे, बल्कि अगवा किससे गुणा करा देंगे? तो हाइड्रोजन में कितना बन गया? अब काउंट करिए, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? बराबर हुआ, बराबर हुआ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो गए। अब मेरे बच्चों ऐसा किया ही क्यों जाता है? बात समझिएगा, ऐसा किया ही क्यों जाता है? तो हम मेरे बच्चों इस वाले चीज को हटाते हैं, अभिकारक और, अच्छा इसको नोट करिए फिर आगे लिखते हैं ना। हटाते नहीं बल्कि इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट में और आगे लिखते हैं हम। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए सभी लोग, एक बार और समझिए सभी लोग। हमने कहा कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना यह प्रक्रिया क्या है?
तो हमने कहा जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, तो उसके बाईं ओर हम लिखते हैं बाबू अभिकारक और दाईं ओर क्या लिखते हैं, उत्पाद। और एक बात याद है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब क्यों बराबर होनी चाहिए आगे बात करेंगे, पर बराबर होनी चाहिए, उसे ही कहते हैं तत्व को, समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। बात समझ में आई? यहां पे बात समझ में आई संतुलन हमने कैसे किया, तो इसको नोट करिए, आगे चलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। जिस स्कूल में पढ़े हैं बाबू वो स्कूल बढ़िया है, अभी ये बात जानते हैं, पर बढ़िया होने, स्कूल बढ़िया होने से छात्र बढ़िया हो जाए ये जरूरी नहीं। बर्तन बढ़िया होने से खाना बढ़िया हो जाए उसमें जरूरी नहीं है। मिट्टी के बर्तन में भी अच्छे भोजन बनाए जा सकते हैं। समझ में आई बात है? तो अपने आप को मिट्टी बनाना है, पत्थर नहीं। आइए समझते हैं। ए बाबू, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब तत्व संरक्षण का नियम। देखिए, तत्व संरक्षण का नियम, या फिर कक्षा 9 में पढ़ेंगे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसमें आपका एक चैप्टर होगा ऊर्जा, एनर्जी, है कि नहीं है? एनर्जी है ना कक्षा 9 में चैप्टर, आप उसमें पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम और यहाँ पढ़ेंगे तत्व संरक्षण का नियम। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊर्जा नहीं नष्ट की जा सकती और नहीं बनाई जा सकती, ऊर्जा नहीं नष्ट की जा सकती और नहीं। उसी तरह से तत्व, जब कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनके जो मेरे बच्चों क्या है, परमाणु है ना, या परमाणु के जो भार है, परमाणु भार, नहीं वे बदलते हैं और नहीं आप बना सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है समझिएगा, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न ही बनते हैं। यह न ही नहीं है, न ही अलग अलग है। समझ में आई बात है? अब बात समझिए, हमारे पास एक तत्व है, समझिएगा क्या है, हमने Mg लिया, क्या लिया बाबू, और हमारे पास एक चीज है ऑक्सीजन। Mg को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, और हमारे पास ऑक्सीजन है। अब समझिए, ए बेटा शांत रहिए, जब इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास बना मेरे बच्चों MgO। क्या बना? एक हमको आप बात बताइए कि यहाँ पे मैग्नीशियम एगो था तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो गए लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कटे, दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि लग रहा है हमें कि यहाँ पे बनने वाले परमाणु नष्ट हो गए। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि नियम कहता है संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो इसी को सही करने की विधि क्या कहलाती है बाबू, समीकरण संतुलन करना, बैलेंस द इक्वेशन। बात समझ में आई क्या? इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। अब एक बात बताइए, इसके लिए दो चीज, पहले तो हम मेरे बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं को गिनेंगे। सबसे पहले काउंट करना है, परमाणु को गिनना, दोनों तरफ किसको गिनना है, किसकी किस तरफ, अभिकारक की तरफ भी, और किसकी तरफ, उत्पाद की तरफ भी। बात समझ में आई? पहला काम हमने कर लिया, काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। इधर ज्यादा है और इधर क्या है, कम, बल्कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बराबर है लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बराबर नहीं है। बात समझ में? दूसरा काम क्या करना, हमारे पास मेरे बच्चे दूसरे काम के लिए, जिधर कम होगा अभिकारक की तरफ कम होगा तो अभिकारक की तरफ मेरे बच्चों गुणज के रूप में, किसके रूप में, गुणज के रूप में किसको जोड़ना है बाबू, परमाणु को क्या करना है, मल्टीपल के रूप में या गुणज के रूप में परमाणु को क्या करना है, रखना है, ठीक ना। किसके रूप में रखना है, मल्टीपल या फिर गुणज के रूप में, जोड़ने के रूप में नहीं कि दो है तो दो को जोड़ दीजिए, जोड़ने के रूप में नहीं, किसके रूप में, गुणज। और एक हमको बात बताइए,
गुणा जो भी कैसे, तत्व के पीछे नहीं, तत्व के, पदार्थ के पीछे नहीं, पदार्थ के, कहां लिखेंगे, पदार्थ के आगे, पीछे नहीं, आगे। अब आइए समझते हैं, हमारे पास मेरे बच्चों ना ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यह बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन मेरे बच्चों 2 था और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, 1 को 2 करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? हम आगे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे। चूंकि हमारे पास जब ऑक्सीजन को हमने 2 किया तो इसकी वजह से अब मैग्नीशियम भी कितना हो गया? क्योंकि एक बात बताइए, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा कि अंतकोष्ठकों के अंदर 2 + 3 है और इसके बारहवां मेरे बच्चों 2 है, तो 2 का 2 में भी गुणा होगा और 2 का किस में होगा? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? उसी तरह से मेरे बच्चों अगर एक में गुणा हमने करवाया जबरदस्ती तो दूसरे में हो गया अपने आप। तो ऑक्सीजन तो बढ़वाया हमने लेकिन मैग्नीशियम बढ़ गया अपने आप। तो बताइए इधर मैग्नीशियम अब कितना हो गया? 2। और जब हमने एक तरफ बढ़ाया और दूसरा तत्व भी बढ़ गया तो हम दूसरी तरफ देखेंगे कि उस तत्व में कितने की कमी है। अब इस तत्व में कितनी कमी है? 2 की। अगवा किसका गुणा करा देंगे? बात समझ में आई? तो मैग्नीशियम भी कितना बन गया? ऑक्सीजन भी कितना बन गया? इधर भी मैग्नीशियम भी कितना और ऑक्सीजन भी कितना? सबसे पहला यह चीज। दूसरा, तत्व को सही ढंग से, समीकरण को सही ढंग से लिखने के लिए ना समीकरण की अवस्था भी लिखनी पड़ेगी, स्टेज भी लिखना पड़ेगा। किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3, ठोस, द्रव और ठोस, द्रव और, लेकिन इसमें एक और अवस्था लिखी जाती है, एक्वस। क्या लिखा जाता है? जल में घुलनशील। तो एक्चुअल में जब आप समीकरण को लिखेंगे ना, क्या लिख करेंगे बाबू? समीकरण लिखने की विधि, लिखने के लिए क्या लिखना है बाबू? अवस्था। क्या लिखना है? अवस्था का मतलब स्टेज। स्टेज कितना बाबू? 3। एक तो हमारे पास ठोस, क्या चीज? ठोस के लिए हम मेरे बच्चों एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस मतलब होता है सॉलिड, एस मतलब। दूसरा द्रव, क्या चीज? द्रव को हम लिखते हैं लिक्विड। क्या लिखते हैं? और एक तो होता है हमारे पास गैस। क्या होता है? गैस को हम लिखते हैं मेरे बच्चों क्या चीज? जी। जी फॉर। लेकिन एक बात समझिए, एक्वस क्या है? जब किसी ठोस को किसी द्रव के साथ अभिक्रिया करा दी जाए, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तो उन दोनों रिएक्शन में बनेगा मेरे बच्चों क्या चीज? एक्वस। क्या बनेगा? तो एक और मेरे बच्चों स्थिति होती है जल में घुलनशील। घुलनशील, बात समझिएगा। और जल में घुलनशील को क्या दर्शाते हैं बाबू? ए क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए क्यू मतलब एक्वस। अब आइए इसको थोड़ा सही कर ले, सही करिए। मैग्नीशियम हमारे पास सॉलिड है कि लिक्विड? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। मैग्नीशियम हमारे पास मेरे बच्चों एक सॉलिड पदार्थ ही नहीं बल्कि एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है? एक मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है जी? बताइए जल्दी से। Mg होता है कि Mn? Mn से मैग्नीज होता है और Mg से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन से नंबर का तत्व है? धातु है हमारे पास? नहीं, धातु तो नहीं है। धातु नहीं है। क्या है बता दीजिए? मैग्नीशियम धातु है जी। अरे तत्व 12 है, मैग्नीशियम धातु ही है ना। चलिए आइए, आइए। तो अगर मैग्नीशियम सॉलिड है तो मेरे बच्चों हम इसको किससे लिखेंगे? एस से। ऑक्सीजन गैस है तो हम किससे लिखेंगे? अच्छा बताइए, इन दोनों को मिलाएंगे तो यह एक्वस बनेगा, गैस में मिलाएंगे तो एक्वस बनेगा, गैस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भंगुर बनेगा। भंगुर मतलब सॉलिड का एक छोटा सा रूप, तो यह सॉलिड ही क्या रह जाएगा? भंगुर का मतलब मेरे बच्चों टूट टूट कर। अब देखिए मैग्नीशियम का पहला ही मैंने बच्चों बताया रिएक्शन बताया था कल कि आपकी किताब में पहला ही दिया था। आपकी किताब में क्या दिया था? पहला ही रिएक्शन दिया था मैग्नीशियम का। दिया था कि नहीं दिया था? हमने कहा था मैग्नीशियम को सबसे पहले साफ करेंगे। साफ इसलिए करेंगे कि उस पर लगे कचड़े उतर जाए और वो क्लीन हो जाए ताकि ऑक्सीजन के साथ एक रिएक्शन क्या कर सके? वो जल्दी से कर सके। जब मैग्नीशियम के प्लेट को साफ करके आग से जलाया गया ना तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम जो सॉलिड था वो जल गया और जलने के बाद छोटे छोटे चूड़ में क्या हो गया? बदल गया।
किसके रूप में बदल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में। और वह एक्चुअल में सॉलिड का एक छोटा छोटा पार्टिकल है जिसे हम भंगुर कह सकते हैं। जैसे हम कार्बन के अगर अपरूप की बात करें तो कार्बन के कितने अपरूप? 2, हीरा और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉलिड है, सॉरी डायमंड बहुत ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा सॉलिड, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। लेकिन उसी जगह पर उसका एक अपरूप जो हमारे पास ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट सॉलिड नहीं, सॉलिड के रूप में उपस्थित होता है, पर सॉलिड नहीं क्या है? भंगुर। भंगुर का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से तोड़ा जा सकता। बात समझ में आई क्या? तो उसी तरह से अभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे बच्चों क्या है? सॉलिड ही। बात समझ में आई क्या? एक्वस का मतलब जल में थोड़ी मिलाया हमने। नोट करिए। तो हमने संतुलन करना सीख लिया, संतुलन करना क्या कर लिया? सीख लिया। और परमाणुओं के दो हमने तत्व संरक्षण का नियम भी सीख लिया। अब आगे चलेंगे, तत्व को क्या करेंगे? समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे और आगे चलते हैं। रसगुल्लों देखते हैं। हमारे पास एक चीज है यहाँ पे ना, चीज का मतलब एक रासायनिक समीकरण है ना। रासायनिक समीकरण में हमने क्या लिखा बाबू? बेरियम क्लोराइड। नाम लिख देते हैं, बेरियम क्लोराइड। बात समझ में आई क्या? और यहां पे हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम होता है ना बाबू, एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये हमारे पास बेरियम सल्फेट बन गया। शांत रहिए, बेरियम सल्फेट बन गया। और ये हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। एल्युमिनियम क्लोराइड। ध्यान रखिए मेरे सभी बच्चों, इधर देखिए, जैक्स, आदित्य, सभी लोग, हमारे पास इधर बेरियम क्लोराइड था, हमने हिंदी में लिख दिया बेरियम। ये हमारे पास शाब्दिक है, ये हमारे पास सिंबॉलिक है। बात समझ में आई? शाब्दिक वाला और ये हमारे पास संकेतिक वाला। हमने संकेत में लिखा था बेरियम क्लोराइड, हमने हिंदी में नाम लिख दिया बेरियम क्लोराइड, ताकि बाद में आए लास्ट में क्लोरीन जुड़ा है तो कहेंगे क्लोराइड। और आगे हमारे पास जो शब्द है उसका पूरा पूरा नाम लेंगे ना। जैसे आगे एल्युमिनियम है तो उसको हमने पूरा लिया एल्युमिनियम, अब पीछे सल्फेट है तो हमने सल्फर है तो उसके लिए क्या लिया वो? बात समझ में आई? बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड। बात समझ में आई? अब काउंट करें हम लोग। पहले हम किसको अभिकारक के रूप में काउंट करेंगे, फिर किसके रूप में काम करेंगे? इधर देखिए, बेरियम कितना है? बेरियम कितना है? ठीक है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, उत्पाद से भी शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। इधर देखिए क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन कितना है? अच्छा, 2 को 3 करना बड़ा मुश्किल है, 2 को 3 करना मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? तो 2 को 3 करना मुश्किल है, पटा जाते हैं चुपचाप, शांति मनाओ। इधर देखिए हमारे पास सल्फेट कितना है? SO4। कोष्टक के अंदर बाहर होता है तो उसका क्या होता है? गुणा। क्या होता है? तो 4/3। सल्फेट कितना है? और यहाँ पे सल्फेट कितना है? 4 को 12 करने के लिए हमें आगे क्या किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो 4/3 कितना हो गया? अब बेरियम कितना हो गया बता दीजिए, इसके आधार पे बेरियम कितना हो गया? तो बेरियम यहाँ पे कितना है? 1। इसको क्या कराना है हमें? क्या कराना है? बेरियम में कितना हो गया? अब बेरियम 3 हो गया, तो बेरियम को 3 किया तो क्लोरीन भी तो बदल गया। क्लोरीन यहाँ पे कितना था? अब यहाँ पे जब क्लोरीन को इधर लेके आए तो क्लोरीन 2/3 कितना बन गया? और यहाँ पे कितना है? 3 को कितना बनाना है? 6। 3 को कितना बनाना है? तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। किसका करना पड़ेगा? तो यह बन गया 2/3, लेकिन इसकी वजह से एल्युमिनियम बन गया 2 दूना के। और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है? अब एक बात बताइए, एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम का क्या करना है? 4। तो अगवा किसका गुणा करा लेंगे? होगा। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम में 2 का गुणा कराएंगे बाबू, तो एक हमको बात बताइए, यहाँ पे यह कितना बन गया बता दीजिए पूरा? 4/12 दूना के, 4/12 दूना के। बात फंस गई कि नहीं फंस गई? बात फंस गई। तो आइए चेंज करें, क्या करें बाबू? चेंज कर दें, BaSO4। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये गलत है, इसको सही कर लीजिए। AlCl3 है,
माफ करिएगा बाबू, क्या है Al, हमें भी पता था कि ये दिक्कत हो रही है, AlCl3 जब गलत होता है इसका मतलब समीकरण गलत है, नहीं तो बैलेंस तो हो ही जाएगा, फिक्स है। देखिए अब काउंट करिए, बेरियम कितना है 3 और क्लोरीन कितना है 3 दुना के, बेरियम कितना है 3 और क्लोरीन कितना है 3 दुना के, एल्युमिनियम कितना है बाबू यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 दुना के, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है जी, यहाँ पे लगाना ही नहीं था ना, चलिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, फिर से एक बार देख लीजिए, सब मिटा रहे हैं ना, एक बार फिर से देखिए, फिर से देखिए एक बार ना, हमने गलती से लिख दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए। हमने कहा कि काउंट करेंगे, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम कितना है, कोई दिक्कत, लेकिन जब हमने मेरे बच्चों यहाँ पे क्लोरीन को देखा 2, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना था, क्लोरीन को 2 से 3 करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बात बताइए, हमेशा जब भी हम गुणा करेंगे ना तो पूर्णांकों से गुणा करेंगे, किसे गुणा करेंगे, ध्यान रहे इतना, किसे गुणा करेंगे ज्यादातर, पूर्णांकों से, आधा आधा का गुणा करेंगे दिक्कत होने लगी, पूरा समीकरण खराब हो जाएगा, बात समझ में आई। वैसे 1.5 का गुणा 2 में क्या 1.5 दुना के 3 नहीं हो जाता, तो 1.5 मेरे बच्चों एक चुहा से पॉइंट में चला जाता है, इसलिए हमें दिक्कत होती है ना। तो अब समझिएगा बात को, हमारे पास यहाँ पे हम सल्फेट को गिनेंगे ना, सल्फेट चाहते हैं कितना है, और यहाँ पे कितना है 4, 4 को 12 करने के लिए वहां किससे गुणा करा दें, 4 ही, और जब इसको 12 किया तो बेरियम कितना बन गया हमारे पास, तो यहाँ पे आगे जब 3 लगा दिए तो यहाँ पे बेरियम कितना बन गया, लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन 3 दुना के कितना हो गया, तो यहाँ पर भी क्लोरीन को 6 करना है, वहां क्या लगाना पड़ेगा, और जब क्लोरीन को 6 किया तो एल्युमिनियम भी कितना बन गया, लेकिन इधर पहले से एल्युमिनियम कितना है, बराबर हो गया, बराबर हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, तो यह हमारे पास समीकरण को संतुलित करने का तरीका, यह एगो मेरे बच्चों आपके पास एग्जाम्पल था, एगो क्या था आपके पास, एगो एग्जाम्पल हो गया, कल और सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है।